वेलकम टू मलूका आईएएस। आईएएस एक ऐसी पोजीशन जहां कोई इंसान जब सिलेक्ट होता है तो पंचायत से लेकर पीएमओ तक उसका रोल होता है, और इस पंचायत से लेकर पीएमओ तक जिस एक चीज़ से वो हर वक्त जूझता है, निपटता है, उस ग्रे एरिया में खेलता है, वो होती है पॉलिटिक्स। इसलिए आई डोंट नो कि क्यों यूपीएससी एस्पिरेंट्स और यूपीएससी टीचर्स इस पॉलिटिकल एस्पेक्ट को एड्रेस करने में संकोच करते हैं। लेकिन अगर एक चीज़ है जिससे अगले 30 सालों तक सर्विस में आने के बाद आपको इसी चीज़ से लड़ना है, इससे संभलना है और इसके बाद अपने स्टेप्स उठाने हैं, तो उस बारे में हम एक पॉलिटिकल मुद्दे पे आज बात करने जा रहे हैं विद नन अदर देन मलूका सर। और सर अपने स्टूडेंट्स के बीच अपनी बेबाकी, अपनी साफ गोई, अपनी बात को सरल सिंपल शब्दों में साफ साफ कहने के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए मैंने चुना था कि ये वाला मुद्दा कि और कहीं से कोई जवाब मिले ना मिले, सर से ज़रूर मिल जाएंगे। तो सर, जो महाराष्ट्र में गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है वो शायद सभी को पता है, और आपको तो बिल्कुल ही पता होगा जितनी आप पैनी नज़र रखते हैं। तो मेरे कुछ सिंपल से सवाल हैं, ठीक है, और मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि मलूका सर स्टाइल में अगर मुझे उसका जवाब मिल जाए, आपको पता है बिंदास तरीके से बस तो फिर मज़ा आ जाएगा। और ये वीडियो जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जो शायद छोड़ चुके हैं उनके लिए, जो करने जा रहे हैं, या उनके पेरेंट्स, सभी के लिए यूजफुल रहेगा, इंसाइटफुल रहेगा, ठीक है। तो सर, एज मतलब कॉन्टेक्स्ट के लिए सभी को पता है कि द परपेचुअल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो ऑलरेडी पहले 5 बार महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं, फिर से एक बार बन चुके हैं अजीत पवार, एनसीपी के अंदर फैक्शन हो गया है। तो ये जो पूरा पॉलिटिकल ड्रामा महाराष्ट्र में हुआ है, हम लोग जब भी यूपीएससी पढ़ रहे होते हैं तो एक चीज़ समझते हैं कि हर इवेंट का कोई ना कोई कॉज और कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस होता है। तो बीजेपी इतनी पावरफुल पार्टी, 350 लोकसभा के आसपास उसकी सीट्स, इतने सारे स्टेट्स में लोग, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई, क्या कॉज है कि उसने ये स्टेप उठाया, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके हिसाब से क्या हो सकते हैं? हमें पहले बात तो हमें इस जो मुद्दे के ऊपर हम बात कर रहे हैं, एक ऐसा मुद्दा है जो सब लोगों के लिए है, क्योंकि हम घर पे भी डिस्कशन कर रहे होते हैं, हम दोस्तों के साथ भी डिस्कशन कर रहे होते हैं, हम ऑफिस में भी डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हम ये सीरीज अब ये शुरू करी है, वी वुड बी डिस्कसिंग वेरियस टॉपिक्स जो आम जिंदगी को भी इम्पेक्ट कर रहे हैं। आज जो हमने टॉपिक चूज किया है, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स, जो आपने डिस्कशन करने का मुद्दा चूज किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, बीजेपी वाज ऑलरेडी इन पावर, आप डिप्टी सीएम आपकी हैं, काफी अच्छा होल्ड भी है, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ी थी, पावरफुल है और ज्यादा स्ट्रांग होना है। जैसे हम कहते हैं, जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, मेंस का एग्जाम होता है, यार जो आपका स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग करो, जो वीक है उसको एवरेज लेकर आओ, लेकिन जो स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग करो। सेम इज द थिंग बीजेपी ने यहाँ पे करने की कोशिश करी है। बीजेपी को एक श्योर था कि बीजेपी ऑलवेज हैव अ लॉन्ग टर्म या लॉन्ग गेम उनके माइंड में होता है। अभी रिसेंटली जो इलेक्शंस भी हुए हैं महाराष्ट्र में, लोकल इलेक्शंस हुए हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं पे बीजेपी बैकफुट में आ चुका था। देयरफॉर अलग अलग एरियाज को कैटर करने के लिए, मराठीज को, जादव्स को कैटर करने के लिए, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि इनके लोगों को एनसीपी से निकाल के लाया जा सके। मैं ये भी कहूँगा कि एनसीपी या कांग्रेस या उनके जो गुटबाजी जो भी चल रहा है, ये काफ़ी हद तक फेल हो चुके हैं अपने लोगों को इकट्ठा करने में, और बीजेपी बहुत हद तक कामयाब हो रही है कि जो अपने जहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि आने वाले समय तक इनका रूल कंटिन्यू आता रहे, चाहे वो सेंटर में है चाहे वो स्टेट में है। तो इसके फार इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं, पॉजिटिव भी होगा, इसका नेगेटिव भी होगा। सर, आपकी बात सुन के मेरे को समझ आया कि बीजेपी हैज़ द आर्ट, द क्राफ्ट एंड द साइंस टू मेक गवर्नमेंट्स, ठीक है, और वो किसी भी मतलब किसी भी हद तक बोलना कितना सही है पता नहीं, पर उसके पास ये नैक है कि किसी भी कीमत को चुकाकर अपनी सरकार बनाई जाए। शायद जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं कि कांग्रेस में हरियाणा के टाइम पे बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास एक मौका था कि वो दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर सरकार बना सकें, लेकिन शायद कांग्रेस अलसा गई या क्या हुआ, बीजेपी ने वहाँ बाजी मार ली। यही सेम चीज़ बीजेपी ने कर्नाटका में भी की, यही सेम चीज़ बीजेपी ने अब महाराष्ट्र में भी की। तो वो जो आर्ट, वो क्राफ्ट है, वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर पॉलिटिकल एस्पेक्ट से समझा जाए। अगर राजनीति देखते हैं तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, इट इज ओनली अबाउट मेकिंग द गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी। ये मैटर करता है कि क्या आप सरकार में है या नहीं सरकार में। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज एवरीवन हैज एन अपॉर्चुनिटी। कहते हैं कि मोदी साहब प्रधानमंत्री बन गए हैं, ये अपॉर्चुनिटी वाज ऑन अ प्लेटर फॉर एवरीवन। बीजेपी में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पीएम बनना चाह रहे थे, कांग्रेस में तो आपको पता है कि पप्पू पीएम बनना चाह रहा है, अनदर थिंग्स दैट आर देयर, या उसको बढ़ाया जा रहा है, द थिंग्स दैट आर देयर। लेकिन अपॉर्चुनिटी को लेके कौन आया, उसको कैपिटलाइज कौन कर पाया। अगर हम राजनीति को थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं
टिल 2011-2012 तक मोदी वॉज अ फेस ऑफ अ सीएम कैंडिडेट। ऐसा एकदम क्या हो गया कि बीजेपी में और पूरे देश में ये बात फैल गई कि अगर कोई प्रधानमंत्री बन सकता है तो मोदी बन सकता है। इस चीज को कैपिटलाइज करना विद द यूज ऑफ सोशल मीडिया। आपने अगर उधर रॉयट्स की बात करते हैं तो वहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया था मोदी साहब से, कहते आपको क्या लगता है आप कहाँ पे फेल हो गए, एंड द आंसर दैट वाज गिवन इज वेरी एप्ट इन टुडे सिनेरियो आल्सो। उन्होंने क्या बोला था, मैं मीडिया को मैनेज करने में फेल हो गया। एंड उसके बाद मोदी साहब ने ये बात गट बांध ली, अगर मीडिया को मैनेज कर लोगे, लोगों की नब्ज पकड़ने आप कामयाब हो पाओगे, कोई आपको दुनिया की शक्ति नहीं जो आपको सरकार बनाने से रोक सकता है। और यही चीज है यहाँ पे कांग्रेस टाइम एंड अगेन ऑल रिसोर्सेज होने के बाद भी फेल हो रही है और बीजेपी उसको कैपिटलाइज करके अपने आप को और स्ट्रॉन्ग पार्टी बना। सर बट आपने कहा आपने दो शब्दों का यूज़ किया, एक ये था कि इट्स ऑल अबाउट मेकिंग द गवर्नमेंट्स, और अगर आप मीडिया को मैनेज कर पाओ, तो ये दोनों शब्द प्लस जब भी कुछ ऐसा सिनेरियो घटता है, कुछ ऐसी सिचुएशन घटती है, तो हमारे यहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ बना जो आयाराम गयाराम सिचुएशन से परेशान होकर बनाया गया। तो जब ये सब होता है तब ये एथिकली क्या ये समाज के लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट्स को गलत इम्पैक्ट करता है या नहीं? देखिए, ये आयाराम गयाराम का जो इशू है और जो डिफेक्शन का मुद्दा है, ऐसा नहीं कि आज का है। आयाराम गयाराम के मुद्दे को डील करने के लिए 1960 से बातें चल रही हैं। वहाँ पे अलग अलग अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी, टाइम एंड अगेन दे वर फीलिंग। लेकिन 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस किया गया, उसका रूल 2, रूल 3, रूल 4 काफ़ी हद तक कंट्रोवर्शियल भी है, अभी भी कंट्रोवर्शियल है। वहाँ पे एक मुद्दा था, अगर 1/3 पार्टी डिफेक्ट करके जा रही है तो उसको एक अलग तरीके से गुट मान लिया जाएगा, उसको डिफेक्शन नहीं कैटेगराइज किया जाएगा, वो एक मर्जर की तरह हो जाएगा, जो बाद में चेंज करके 2/3 कर दिया गया था, जो आज भी प्रेजेंटली प्रेवलेंट है। एक आयाराम गैराम को डील करने के एक लॉ बनाया गया है। अब उस लॉ के अगर अंदर काम कर रहे, देखो एवरीथिंग, अगर आप बोलो कि एथिकल कहाँ पे है, एथिकल पर्सपेक्टिव यहाँ पे फर्क डाल देता है कि आप सरकार में है कि आप सरकार से बाहर है, ये भी फर्क डालता है। एक सिंपल सी बात है, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एक मैं किसी विमेन की के बारे में, उसने उसको इंटरव्यू किया, आई वाज रीडिंग दैट, काफ़ी समय की बात है। तो कहते आप अभी तक किसको वोट डालते थे, कहते कांग्रेस को। कहते अब किसको डालो, कहते अभी देश में ये प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, प्राइस राइज है, ये है वो है, अब किसको वोट डालो, कहते मोदी को। कहते पहले ये नहीं था, अब है, अब फिर मोदी को वोट डालोगे। And the answer that was given by that women of a rural area was comparatively very good. कहती ये इंसान ने मेरे चूल्हे तक गैस लेकर आ गया है, कहते मैं इसको क्यों नहीं वोट डालूंगी। So what I'm trying to say is Modi is able to touch the heart and the mind of the people. Therefore it is very important and essential कि लोग क्या कह रहे हैं। अगर देखो सरकार बनाना या गिराना, जो अपॉर्चुनिटी सबके पास होती है, ऐसा नहीं था कि दूसरी कांग्रेस के पास नहीं थी, ऐसा नहीं था कि पहले बार ऐसा हो रहा है। अगर 1960s में आयाराम गैराम को डील करने के लिए बात हो रही है तो वो तब से मुद्दा चला आ रहा है। उसके बाद 1985 में हमने इसको डील करने की कोशिश भी करी, अदर थिंग्स दैट आर देयर, उसको मुद्दा है, ये गया है। क्यों? बिकॉज वन ऑफ द रीजन इज कहीं ना कहीं पे हमारे पॉलिटिशियंस के एथिकल स्टैंडर्ड्स नीचे आ चुके हैं, और पॉलिटिशियंस के नहीं, कहीं ना कहीं पे ऐसा भी लगता है कि सोसाइटी के एथिकल स्टैंडर्ड्स भी नीचे आ रहे हैं। इस वजह से कई बार देखा होगा कि राजनीति में गुंडे भी आ चुके हैं बहुत ज़्यादा, अदर थिंग दैट आर देयर, इन सबको मैनेज भी तो करना है, एंड देयर सब कुछ एथिकल अनएथिकल इज अ पार्ट ऑफ द लॉ, अ प्रोसेस है। यू गेट्स अ लीडर द सोसाइटी एक्सपेक्ट्स, जब जैसे आप सोसाइटी होती हो वैसे आपका लीडर मिल जाता है। इफ अ सोसाइटी इज कंप्लीटली मैच्योर द सोसाइटी अंडरस्टैंड्स। इसी वजह से कहीं ना कहीं पे आपको अलग अलग नीतियों क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है कि ये एथिकली गलत है, लेकिन अल्टीमेटली जब राजनीति की बात होती है, इट इज कौन सरकार बना पा रहा है, कौन नहीं बना पा रहा। एथिक्स एंड अदर डायमेंशंस आर टू बी डिस्कस्ड एंड बाय द थिंकर्स, बाय द हिस्टोरियंस, बाय पॉलिटिकल थिंकर्स, तो वो उनके डिस्कशन की बात है। लेकिन अल्टीमेटली राजनीति में सरकार बनाना मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, और बीजेपी या मोदी शाह काफ़ी हद तक इस डबल जो इंजन है काफ़ी हद तक समझने में कामयाब है। अभी आप लोग जब मुलुका IAS में कोचिंग करने आएंगे, आप में से बहुत सारे लोग, तो हम जब GS4 पढ़ेंगे तो उसमें हम इस कॉन्सेप्ट को, मैंने जानबूझ के एथिक वाला एस्पेक्ट डाला कि उसमें आप समझेंगे कि एथिक्स इज ब्रॉडली अबाउट हाउ द सोसाइटी थिंक्स। ठीक, और जैसे सर ने बहुत सही तरीके से, खूबसूरत तरीके से बोला कि दो चीज़ों के ऊपर, एक तो लॉ, अगर वो लीगैलिटी को चैलेंज नहीं कर रही है, जो एस्पेक्ट हुआ है, जैसे 2/3 ये डिफेक्शन लॉ में अगर 2/3 पार्टी आ जाए तो डिफेक्शन नहीं माना जाएगा, और अगर वो लीगैलिटी को चैलेंज नहीं कर रही है, और अगर सोसाइटली एक्सेप्टेबल है,
तो कोई भी पॉलिटिकल नेता इस लीगैलिटी के एस्पेक्ट को संभाल के, इस सोसाइटी के एस्पेक्ट को संभाल के जो डिसीजन लेगा वो मोदी बनेगा शायद। थैंक यू सो मच सर। अब अगर एथिक्स की बात की है और GS4 की बात की है तो उसी से एक क्वेश्चन है मोरालिटी का, कि जब एथिकल बातें जो हो रही होती हैं तो क्या जो ये एथिकल सवाल पूछ रहा होता है, फॉर एग्जांपल फॉर दैट मैटर कांग्रेस पूछ रही होती है, कोई भी क्रिटिकल आदमी पूछ रहा होता है, मेरा मतलब पॉलिटिकल पार्टी से, तो क्या उसके पास वो मॉरल राइट है कि वो इस पे पूछे? मतलब मेरे कहने का मतलब क्या कांग्रेस ने पहले कोई ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो उसने भी ऐसे काम किए हों? यस, वेरियस टाइम्स। तभी तो जब 1960s की बात हो रही है, इट वाज द फेज ऑफ द कांग्रेस दैट वाज गोइंग ऑन। हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने राज को कंटिन्यू करने के लिए, देखो अगर आप पावर में हो आपके लिए ये सही है, अगर आप अपोजिशन में हो आपके लिए गलत है। इनिशियल फेज में जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी किया, अब जब बीजेपी को मौका मिल रहा है तो वो करने की कोशिश कर रही है। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, अगर आप अपनी फैमिली को इकट्ठा नहीं रख पा रहे हो, चाहे वो बीजेपी की फैमिली, चाहे वो कांग्रेस की फैमिली है, चाहे कोई भी रीजनल पार्टी की फैमिली है, फॉर एग्जांपल एनसीपी हो गया एक फैमिली है, या कुछ जैसे हमारे पंजाब में हो गया अकाली दल एक फैमिली पार्टी है। अगर आप अपनी पार्टी, आप अपनी फैमिली को, अपने एमएलएस को, अपनी एमपीज को इकट्ठा नहीं रख पा रहे हो, तो जैसे आपस में गुटबाजी हुई पड़ी है, आपस में एक सेक्शन फैक्शन बने पड़े हैं, तो दूसरा तो आपका बेनिफिट उठाएगा। द सेम थिंग इज, जिसके पास वो अपॉर्चुनिटी है, अगर आप अपनी फैमिली को इकट्ठा करके रखोगे, अभी आई कैन से कि नेक्स्ट थिंग इज बिहार इज अपकमिंग, काफी हॉट एंड हीटेड डिबेट चल रही है कि इसके बाद सेम थिंग, क्यों कहीं ना कहीं पे रीजनल पार्टीज में दुख है, एक तो उनको लग रहा है कि आने वाली सरकार मोदी साहब की फिर बनने वाली है, काफी हद तक लोगों को ये क्लियर भी हो चुका है। सेकंड थिंग, कहीं ना कहीं पे जब आप इकट्ठे होते हो तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव नेगेटिव होता ही है। जब घर में 4 लोग रहते हैं तो कहते हैं कि बर्तन तो थोड़े बहुत खड़कते ही हैं, सेम इज द केस। वो हर रीजनल पार्टी, हर एक नेशनल पार्टी में चलता है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना ये घर के बुजुर्ग का या फैमिली के, या फॉर एग्जांपल उस पॉलिटिकल पार्टी के हेड का काम है कि वो कहीं आपसे गुस्से भी है लेकिन कहीं और दूर ना जा सके। सर आपने ये जवाब देते हुए रीजनल पार्टी की बात की कि रीजनल पार्टी, और उस रीजनल पार्टी की बात करते हुए अनफॉर्चुनेटली आपके मुंह से 4 बार निकल गया ये, और ये सच्चाई भी है, फैमिली 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 पावर। सो रीजनल पार्टीज जो एक आइडिया से बनी थी, चाहे वो समाजवाद का आइडिया हो, चाहे वो बहुजनवाद का आइडिया हो, इस आइडिया से शुरू हुई थी और वो आके अब रुकी हुई हैं फैमिली पे, वो रुकी हुई हैं पावर पे, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहीं तक बढ़ पा रहे तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे। और जैसे मोदी साहब शरद पवार जी को अपना गुरु मानते थे, और ये कि एक मैंने उनका स्टेटमेंट सुना था कि शरद राव हवा पहचान के बता देंगे कि पॉलिटिकल मूवमेंट कैसा है। तो अगर उन्होंने उनको हरा दिया तो वुड इट बी कंसिडर्ड कि इट वाज द लास्ट फोर्ट, जो रीजनल लास्ट फोर्ट है वो गिरा दिया गया है? और क्या ये रीजनल पार्टीज के लिए एक एग्जिस्टेंशियल इशू बन चुका है? रीजनल पार्टीज का अलग अलग टाइम पे आपस में फाइट भी रही है। There was a chance in 1990s when Sharad Pawar was about to become a prime minister of the country. रोका किसने? एक और रीजनल पार्टी लालू प्रसाद यादव, उनको रोका था। He was almost about to become the prime minister of the country. शरद पवार के बारे में कहा जा सकता है, बिकॉज मैं महाराष्ट्र में काफ़ी 1 साल के साथ रहा हूँ और थोड़ा अलग अलग पोलिटिकल पार्टीज के साथ भी हमने काम किया हुआ है। शरद पवार के बारे में एक बात बहुत अच्छे तरीके से कही जाती है कि वो अपने जो पूरे लाइन में कार्यकर्ता, लास्ट कार्यकर्ता का नाम भी उनको याद है, इसलिए ही इज एबल टू कनेक्ट सो वेल विद द पीपल, जिसकी वजह से मोदी साहब जैसा कहते हैं कि ये हवा का रुख पहचान सकते हैं, क्योंकि इनकी एक तो इनकी राजनीति का एक्सपीरियंस है, ये राजनीति कॉलेज पॉलिटिक्स से, यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स से निकल के आए हुए हैं, एंड हिज मेमोरी इज कंपेरेटिवली वेरी शार्प, जिसकी वजह से वो काफ़ी हद तक हवा का रुख पहचानने में कामयाब रहे हैं। सेकेंड थिंग, अगर महाराष्ट्र की जब बात करते हैं, काफ़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी माना जाता है एनसीपी को, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है जब अजीत पवार अलग आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऑरा फिर मैं जैसे वही आ गया कि फैमिली के हेड का ऑरा था कि फॉर एग्जाम्पल उसको आप इकट्ठा रख सकते हो कि नहीं। पहले बार भी डिप्टी सीएम का ओथ ली, फिर वापस फैमिली में आ गए और दोबारा से है। जब फैमिली है थोड़ा बहुत डिस्प्यूट तो रहेगा ही रहेगा। और लेट्स सी, अगर एक बच्चा बाई चांस गड़बड़ कर रहा है, क्या वो फैमिली का हेड दूसरे बच्चों को कंट्रोल करने में कामयाब है कि नहीं कामयाब, वो देखना पड़ेगा। अच्छा ये भी हो सकता था, अगर बाई चांस हो सकता है अगर ये कांग्रेस सेंटर में पावर में होती और ये स्टेट में पावर में होती तो इतना ये देखने को नहीं मिलता था, बिकॉज इट वाज म्यूचुअली डिसाइडेड। वन ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली, सुप्रिया ताई, शी वुड बी एट द सेंटर और फॉर एग्जांपल ही वुड बी एट द स्टेट, लेकिन दैट वाज नॉट टू बी दिस टाइम, अलग अलग होना था। अब दोनों जगह पे आप पॉलिटिकल पार्टी पावर में नहीं है, तो ऐसी चीज़ें अक्सर हो जाती है और ये तब ज़्यादा होती हैं जब आप पावर में नहीं।
पर सर हमने ये पिछली थोड़ी देर में जो 5-7 मिनट बात की, मतलब 10 मिनट की बात भी, आधी बात में रीजनल पार्टी के बारे में कर ली है। तो क्या ये कांग्रेस का फेलियर माना जाए कि शायद स्टेट लेवल पे जब भी स्टेट में इलेक्शन होते थे तो हमेशा एक स्टेट पार्टी होती थी, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि चाहे वो 14 के इलेक्शन का रिजल्ट हो, ये लगभग 40 सीटें आई कांग्रेस की, फिर लगभग 50 सीटें आई, तो रीजनल पार्टी पिछले 30-40-50 सालों में ऐसा है कि नेशनली खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो फॉर दैट मैटर अरविंद केजरीवाल हो या नीतीश कुमार हो। तो ये इतने अपफ्रंट नेशनली जब रीजनल पार्टी आना चाहती है, तो ये क्या हमारे नेशनल अपोजिशन कांग्रेस का एक बहुत बड़ा फेलियर है या उसके लिए कितना सेटबैक है ये? नहीं, देखो अगर अलग अलग, देखो दो तीन चीज़ें, कांग्रेस में भी काफ़ी हद तक लीडरशिप वैक्यूम है। कांग्रेस कॉन्टिन्यू नेशनल लेवल पार्टी है। देखो अगर आप ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, जहाँ नीतीश कुमार की, जहाँ अरविंद केजरीवाल, दे हैव अ रीजनल अपील काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन क्या वो मोदी साहब को टक्कर दे पाएंगे? दैट्स आल्सो डिफरेंट। अब नीतीश कुमार की अपील हो सकती है बिहार में है, बट नॉट इन यूपी, नॉट इन बंगाल, अदर थिंग्स। ममता बनर्जी की अपील बिहार वेस्ट बंगाल में है, बट क्या वो सेम अपील दूसरी जगह पे कर पाएगी? नहीं। दीज आर रीजनल लीडर्स। तो देयरफॉर अगर कोई नेशनल पार्टी है, कांग्रेस में ही अगर कोई स्ट्रॉन्ग लीडर है, वो बात अलग है कि वो गांधी से बाहर नहीं निकलना चाह रहे या नहीं निकल पा रही हैं, लेकिन एक बात, रीजनल पार्टी ही होती है। नेशनल पार्टी आज के टाइम पे विद द मैनेजमेंट ऑफ द सोशल मीडिया, विद द मैनेजमेंट ऑफ द नेशनल मीडिया एंड ऑल दोस थिंग्स, जो रिसोर्सेज भी चाहिए, जो मैन पावर भी चाहिए एंड जो आपके लिंक्स भी चाहिए, जो आज कांग्रेस के पास है। नो डाउट आप आज ऑपोजिशन में हैं, लेकिन रिसोर्सेज और लिंक्स फॉर एग्जांपल सेंट्रल लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल के ऊपर, तो ये कांग्रेस की अलग अलग लोकल कमिटीज बनी हुई है। सेम लोकल लेवल कमिटीज आर नॉट देयर विद रीजनल पार्टीज। तो रीजनल पार्टी के इंसान को निकल के आना, अपने दम पे सरकार बनाना कंप्लीटली ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू पॉसिबल है। एंड बट ऑन द अदर हैंड कांग्रेस के साथ मिलके एक ऑपोजिशन, एक टक्कर दी जा सकती है, लेकिन अपना घर तो संभालना पड़ेगा फिर। लेकिन देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट, रीजनल पार्टीज अपने पावर एक्सर्ट कर रही है। कहीं ना कहीं पे एक लीडरशिप वैक्यूम है कांग्रेस में। अगर वो लीडरशिप वैक्यूम उभर के, जैसे राहुल गांधी ने अपनी इमेज सुधारने की कोशिश करी है, एंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट ही हैज बीन एबल टू डू इट, बट ऑन द अदर हैंड अगर अलग अलग पार्टीज को साथ में मिला के रखना, एक वाजपेयी साहब ही थे तो 22 पॉलिटिकल पार्टीज को अपने साथ मिला के सरकार बना के ले गए, लेकिन वाजपेयी साहब और राहुल गांधी दो अलग पर्सनैलिटीज, and therefore it is very difficult for this Congress at this point of time with such a great leadership vacuum कि वो एक opposition called मोदी या मोदी शाह के ग्रुप को टक्कर दे सकते। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल आजकल चल रहा था कि ममता बनर्जी यहाँ जीत रही हैं, तमिलनाडु में स्टालिन जीत रहे हैं, उड़ीसा में नवीन पटनायक हैं, दिल्ली में केजरीवाल है, बंगाल में ममता बनर्जी हैं। तो जब इतने सारे रीजनल ग्रुप्स हैं तो क्या ये रीजनली कुछ आगे बढ़ के कांग्रेस को पीछे छोड़ सकते हैं? बहुत ज़्यादा सवाल चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा था डायरेक्टली सर से पूछ भी लूँगा, और बहुत जितना अच्छी तरीके से आंसर दिया जा सकता है। जैसा कि जो सर ने कनेक्शंस की बात की, जब ये भारत जोड़ो यात्रा, ये अडानी का फैक्शन सामने आया था, तो एक जॉर्ज सोरस फंड की बात हो रही थी, ग्रुप की बात हो रही थी, तो वो लिंक्स चाहे वो पंचायत लेवल से हो, उनके बूथ हों देश के अलग अलग जगह, या इंटरनेशनल लिंक्स हो, तो उस तरह के लिंक्स आपको एक देश का इलेक्शन जीतने के लिए ज़रूरी हैं। तो ये जो 2-2 घंटे की डिबेट होती है कि रीजनल पार्टी ही कोई बनने वाला है, आई डोंट थिंक ये आपका ज़्यादा टाइम का यूटिलाइजेशन है। खैर सर, ये जो कांग्रेस का मतलब हमने बात की कि अभी आपने जैसे बताया बहुत ही बीच के रास्ते की तरीके से कि कितना अच्छा है ये कि अलग अलग है, मतलब कांग्रेस भी अभी पीछे है, रीजनल पार्टीज भी अभी पीछे है। अच्छा नहीं, सॉरी मेरे मुंह से गलत निकल गया, लेकिन ये जो बीजेपी की मोनोपोली इस पूरी सिचुएशन के हिसाब से बनती जा रही है, तो क्या ये वो जो क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि वो वाला दौर दिखा रहे हैं कि जो इमरजेंसी का दौर था, या जब कोई एक आदमी इतना पावरफुल, हाँ, तो ये मोदी देश की बुराई, मोदी की बुराई हो गई, मोदी की बुराई देश की बुराई हो गई, तो ये क्या वो दौर वापस आ रहा है और वो दौर खतरनाक है? देखो, कहीं भी मोनोपोली हो वो खतरनाक ही है, चाहे वो इकोनॉमी में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, बट हमारा देश एक कंपेरेटिवली डेमोक्रेटिक प्लेस है। दो चीज़, या तो आप किसी चीज़ को बुरा क्रिटिसाइज ही करते रहो, Another alternative is आप अपने आप को इतना अच्छा कर लो कि लोग आपको वोट्स देने लग जाए। किसी को क्रिटिसाइज करने से, मोदी क्रिटिसाइज करने से, ये कर रहे थे, आप कभी सरकार में नहीं आ पाओगे। क्रिटिसिज्म लोगों को सुनने में अच्छा लगता है, एक किसी जगह का मसाला है, लेकिन जब वोट बैलेट में जाके आप वोट डालोगे ना वहाँ पे, तो लेकिन वोट की कीमत तभी होगी जब आप अच्छे विचार के द्वारा हो। क्रिटिसिज्म करने एक अलग बात है, लेकिन आपकी पॉलिटिकल पार्टी को भी वोट क्यों डालेगा, दैट डिपेंड्स ऑन आप क्या पर्सपेक्टिव दे रहे हो,
आप क्या बीजेपी से बढ़िया करने की कोशिश कर रहे हो, आपका 5 ईयर 10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर डाउन द लाइन आपका क्या थिंकिंग है इंडिया के लिए, वो सब कुछ मैटर करती है। देयरफॉर मैं एक पर्सनली मानता हूँ देखो दो चीज़ें, जैसे हम यहाँ पे 2 लाइन बना रहे हैं, किसी की लाइन बहुत बड़ी है, बहुत लोग क्या करते हैं इसको रेज करने की कोशिश करते हैं, हम क्या कहते हैं आप अपनी लाइन बड़ी कर लो ना, दूसरी की लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी। देयरफॉर नॉर्मली हमने देखा भी है, जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी में 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 5 लाख बच्चे पेपर देते हैं, एंड अल्टीमेटली ऐसा लगा लो कि 1000 बच्चा पास हुआ, बाकी सब रह गए हैं। जो रह गए हैं ना ये क्रिटिसाइज करेंगे, ये बुरा है ये बुरा है। जैसे आज इस बार क्या हुआ, सीसेट के पेपर को क्रिटिसाइज करने लगे, या जीएस के पेपर को लोग क्रिटिसाइज करने लगे। यार 14,000 से ज़्यादा लोगों ने प्रीलिम्स पास किया है पिछले साल से ज़्यादा। अब 2 ऑप्शन है, या तो आप मेहनत कर लो उस 14,000 में आ जाओ, फिर आगे 2,500 में आ जाओ, फिर आगे सिलेक्शन में आ जाओ, फिर आगे आईएएस में आ जाओ, या सिर्फ बुरा ही बोलो यूपीएससी ने ये कर दिया, यूपीएससी ने ये कर दिया। अगर आप इतना ही बुरा है तो मत पढ़ो ना यूपीएससी को। किसने बोला यूपीएससी? यूपीएससी तो तुम्हारे घर पे आके फॉर्म नहीं भरवा रही है। देयरफॉर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स को भी ये समझना पड़ेगा, बी वेरी प्रैक्टिकल इन योर अप्रोच। अगर आपको लगता है या तो आप यूपीएससी गाड़ियाँ निकाल लो, या आप अपने आप को इम्प्रूव कर लो, इट डिपेंड्स ऑन अस। सेम इज विद द कांग्रेस एंड बीजेपी। या तो बीजेपी को गाड़ियाँ निकाल लो, ये कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, या आप अपनी छवि इतनी कर लो ताकि लोग आपको वोट डालें। ये जो मैंने पॉडकास्ट से बात शुरू होने से पहले जो बात बोली थी कि सर बहुत बेबाक और साफ गोई से अपनी बात रखते हैं, जैसे सर ने कहा अगर इतना रोना है तो मत करो ना तैयारी, ठीक है, तो मत करो तैयारी। अगर उसका शायद ही कोई एक इंस्टीट्यूट का फाउंडर इस तरह से आपने बोलता हुआ सुना होगा जो अपने इकोनॉमिक लॉसेस को झेलने के लिए तैयार है। नॉट इकोनॉमिक लॉसेस, मैं बताता हूँ, हमें मानना चाहिए जो गलत है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल। अगर अपने में हम कमियां नहीं मानेंगे ना तो कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैं ग्रांटेड प्रीलिम्स का कोर्स देते हैं, एक एग्जांपल मैं कई बार क्लास में देता हूँ, वो आपको रिपीट करता हूँ। एक खानदान में किसी फैमिली में 7-8 बच्चे हैं, चाचा ताया और अलग अलग बच्चे, 7-8 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, एग्जांपल निकालो, 8 बच्चों में से एक बच्चा पास हो गया और 7 बच्चे फेल हो गए, तो घर वाले किसको डांटेंगे, एक को के 7 को? आप बताओ। जो एक बच्चा पास हो गया, 7 बच्चे फेल हो गए, गलती किसकी है? एक की के 7 की? जो फेल हुआ उसकी गलती है। अब सेम इज द केस, लेकिन मेजॉरिटी किसकी है? इनकी, फेल होने वाले की। वो तुम कैसे पास हो गए ये बताओ। सेम इज द केस। हमने ग्रांटेड प्रीलिम्स वाले कोर्स में 84 क्वेश्चन अंडरलाइन करके बताया है और पेज नंबर तक बताया, वो ये पेज में से ये लाइन आई हुई है। अब प्रॉब्लम क्या कि देसी की हजम नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं अरे तुमने कैसे करके दिखा दी, जब 50 साल पुराने नहीं करके दिखा दिए, वो नहीं कर पाए। अगर भाई वो निकम्मे हैं तो हम थोड़ा ना निकम्मे हो जाएंगे। देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इससे कुछ नहीं होने वाला, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन ऑन दिस अर्थ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे ना तो डेफिनेटली आप आईएएस बन पाओगे, लेकिन एक दिमाग से प्री कंसीव्ड नोशन निकालो कि कोई प्रीलिम्स की गारंटी नहीं ले सकता। भाई 4 साल से प्रूफ दे रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को डाइजेस्ट कर लो। देसी घी है, धीरे धीरे हजम होगा। मैं मानता हूँ नई जनरेशन को एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है, कुछ और नहीं कर सकते। इट इज़ इम्पॉर्टेंट अपने आप में, हमारे पास आके पढ़ो या खुद भी पढ़ो, लेकिन पहले यूपीएससी क्रिटिसाइज नहीं करना। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कंपेरेटली आज तक फेयर रहा है टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, कोई इसके ऊपर दाग नहीं, अभी तक कोई दाग नहीं है, और भगवान करे आगे वाले टाइम में भी ना आए। तो मतलब ऐसी एक संस्था जिसके लिए हम 5, 6, 7, 8, 10, 12 साल देने को तैयार है, उसी को यार बुरा बोल रहे हैं। इट इज़ बेटर कि यूपीएससी तो हमेशा इवॉल्व होता है, अपने आप को भी इवॉल्व करो ताकि आप उस 500, 700, 1000 या 80 पहले बच्चों में आप आने की कोशिश करो। ये जो लकीर वाली बात सर ने बोली कि अपनी लकीर को बड़ा करो, दूसरे की लकीर मत मिटाओ, तो ये हर एस्पेक्ट में उन्होंने समझाया, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस का एस्पेक्ट हो, चाहे वो स्टूडेंट्स का यूपीएससी की तरफ का अप्रोच हो, या फिर उनका अपनी फंक्शनिंग हो कि अगर कोई 50 साल पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं तो मैं उनके पीछे नहीं, उनकी स्ट्रेटजीज को नहीं अपनाऊंगा, या वो जो कर रहे हैं वो ना करके कुछ अपना अलग करूंगा जो 5 साल से 6 साल से लगातार कर भी रहे हैं विद प्रूफ्स। ठीक है सर, वापस मुद्दे पे आते हैं कि ये जो बीजेपी की मोनोपोली और ये सब हमने बात की, तो पर ऐसा क्या है, वो जो बातचीत को बस ख़त्म कर रहे हम कि बीजेपी के पास, मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसके पास ऐसा क्या है कि उसके पास पीएम मोदी है जो एक ऐसा सुप्रीम लीडर है जिसे हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो उन पीएम मोदी के पर्सोना में या उनका क्या ये रोल है कि उनके पास ऐसी क्या खासियत है कि उनकी पार्टी हर वक्त, जो हमने कहा था कि उनके दे हैव दिस नैक, दे हैव दिस आर्ट, द क्राफ्ट, द साइंस
टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स, तो वो क्या है, किस तरीके से उनका थॉट प्रोसेस क्या है जो दूसरों से अलग है, उनको आगे लेके जाता है? मैंने बीजेपी को काफ़ी क्लोज से देखा है 2012-13 से बाद। मैंने खुद भी बहुत कैंपेन किया है, भाषण भी किया और दोस्तों से। एक चीज़ जो चाहे वो कोई भी इलेक्शंस हो, वो माइक्रो मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते हैं और अपना पूरा जोर लगा देते हैं कि जैसे इसके बाद तो दुनिया खत्म हो जाएगी, इतना दम लगाना है। Therefore, सेम चीज़ हमने कहीं ना कहीं पे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज में देखने का नहीं है। इस तरीके से आज हम राजनीति में इलेक्शन लड़ रहे हैं ताकि दूसरा कोई ना लड़ सके। ऐसे शाहरुख खान की एक स्टेटमेंट याद आई मेरे को, आपको सुनाता हूँ। शाहरुख खान बोले, क्या बात है, तुम इतने देर तक बॉलीवुड को डोमिनेट कर पा रहे हो। कहते आई हैव वन थिंग इन माय माइंड। कहता अगर दो लोगों के बीच में कंपटीशन होगा ना, तो सिर्फ व्हाट विल बी द रिजल्ट। कहता रिजल्ट क्या तो ऐसा हो कि मैं जीत जाऊंगा, नहीं तो मैं लड़ता लड़ता मर जाऊंगा, लेकिन कभी दूसरे को जीतने नहीं दूंगा जब तक जीता हूं। सेम इज द केस विद दिस बीजेपी। अपनी पूरी ताकत आप देखोगे, कोई भी कर्नाटक में इलेक्शन हो रहा है, हर जगह से बंदा वहां पे आ रहा है। दिल्ली में इलेक्शन में साउथ इंडियन आ रहा है, गुजरात से आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से लोग आ रहे हैं, पीपल फ्रॉम एवरीवेयर। अपनी देखो, इंडिया बहुत ही प्यारा देश है। पंजाब की बात करते हैं, यहाँ पे हर जगह से लोग हैं। दिल्ली में मल्टीकल्चरलिज्म है हर जगह पे, तो हर एक पंजाबी गुजरात में भी तो है, या फिर पंजाब वाले बंदे को भी ले आओ। अगर एक बिहार वाले भी तो पंजाब में और गुजरात में है, तो बिहारियों को भी ले सबको। Therefore, जितना इलेक्शंस में दम लगाना है लगाओ, and therefore this is one thing, same is the case for UPSC also। अगर मैं बहुत बार क्लासेस में कहता हूँ, पिछले पढ़ना तो पूरा साल है, सरकार तो पूरे साल में चला रही, पढ़ना ही पूरे साल है 7-8, लेकिन जब प्रीलिम्स पास आ गए ना पिछले बार 2 महीने, इस तरीके से पढ़ाई करो ताकि आप दुनिया देखती रह जाए कि आप पूरे कमरे में ही जाके पढ़ रहे हो, सब कुछ और टोटली अवॉइड कर लो। Therefore 100% जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई 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 और पढ़ाई, बाकी सब कुछ छोड़ कर दो। सेम इज द केस विद बीजेपी। जब राजनीति में, इलेक्शंस में एक और लास्ट स्टेटमेंट एक और पास करते हैं, धीरूभाई अंबानी ने 1990s में मोदी साहब को बोल दिया था, तब वो सीएम भी नहीं थे। एक मीटिंग में हुई, काफी लंबी टाइम मीटिंग चली, कहते तुम प्रधानमंत्री बनने वाले कैंडिडेट। 1990s वो विजन था, एंड मोदी साहब को ही पता था, बिकॉज सिंपल सी बात, अगर राजनीति को हम डीपली समझते हैं, कितने लोग थे जो वाजपेयी के साथ सक्सेसर बन सकते थे। मोदी साहब ने 2012 के बाद सबको डोमिनेट किया और काफी अच्छे तरीके से सरकार भी चली। तो सर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि हम अभी तक सरकार की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारा सेटअप डेमोक्रेटिक है और वो बना रहे, इसके लिए सिविल सर्वेंट से लेकर पॉलिटिशियंस को काम करना है। और वो बना रहेगा जब, ठीक है, ये काम करने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट हो या एक गवर्नमेंट हो, लेकिन उसको चैलेंज करने वाली एक वाइब्रेंट ऑपोजिशन हो। ठीक है, जैसे आपने कहा, 2 शब्दों का आपने यूज किया अपने अपना जवाब देते हुए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और दूसरी विचारधारा। ठीक है, तो अपोजिशन का जो वाइब्रेंट अपोजिशन है, उसका किस तरह का मतलब उसका क्या रोल होना चाहिए, किस तरीके से वो उस लेवल पे आ सकती है कि वो कंट्री के लिए भी फायदा हो और उनके लिए ऑब्वियसली होगा। देखिए, अगर हम जैसे बीच में डिस्कशन कर रहे थे कि रीजनल पार्टीज 1960s 70s में इमर्ज हुई, लोगों ने इस विचारधारा को माना, जिया, समाजवाद, बहुजन समाजवादी पार्टी, या फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी रीजनल पार्टीज है, या फॉर एग्जांपल पंजाब में अकाली दल है, जम्मू एंड कश्मीर में अपनी पॉलिटिकल पार्टीज है, बंगाल में अपनी रीजनल पार्टीज है। उस एक विचारधारा के साथ लोग एसोसिएटेड हैं। उस विचारधारा वाली लोगों को लगा यार यही विचारधारा कुछ हद तक कांग्रेस में भी है। जब कांग्रेस में थी तो वो लोग कांग्रेस के साथ रहे। जब उनको लगा कि सेम विचारधारा कांग्रेस उनको रिप्रेजेंट करने में कामयाब नहीं हो रही है, तो वो अपने तरीके से ऊपर सरकार में आने की कोशिश करते हैं। जब बात करते हैं ऑपोजिशन की, दोनों चीजें, अगर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है, उस टाइम आपका और ज्यादा दम लगेगा, आपको एक वाइब्रेंट ऑपोजिशन इमर्ज होगी। जैसे इससे पहले जो सरकार थी, या फॉर एग्जांपल इवन व्हेन वाजपेयी साहब वाज रूलिंग, तो वाजपेयी साहब का लहजा और काम करने का तरीका, मोदी साहब का काम करने का तरीका टोटली डिफरेंट है। उस समय एक अलग तरीके की ऑपोजिशन था, ऑपोजिशन में एक अलग तरीका कॉमनेस भी थी, जिसकी वजह से कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो पाई। लेकिन अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑपोजिशन का काम क्या है? टू क्रिटिसाइज, नॉट ओनली टू क्रिटिसाइज। अब यही एक प्रॉब्लम कांग्रेस में आ रही है,
हम मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं लेकिन एक ऑल्टरनेटिव देने में फेल हो रहे हैं। आपने फॉर एग्जांपल आप सरकार गिराने की बात तो कर रहे हो लेकिन सरकार बढ़ा नहीं सकते हो, वो बात है। सेम है यहाँ पे तो कांग्रेस सरकार गिराने की हालत में भी नहीं है। इट इज इम्पोर्टेंट कि आप एक लोगों को ऑल्टरनेटिव जो फॉर एग्जांपल जहाँ पे हो रहा है, अगर ये एनसीपी का मुद्दा है या कुछ और जो कांग्रेस के लगता है कि ये बीजेपी की तरफ से सही नहीं किया है, मेक दैट इशू अ नेशनल इशू और फिर लोगों को एक ऑल्टरनेटिव दो कि आज नहीं तो कल जब हम सभी सरकार में आएंगे हम इस मुद्दे को इस तरीके से डील करेंगे। जब तक आप अपने 20 इयर्स 10 इयर्स 15 इयर्स डाउन द लाइन हम जब पावर आएंगे हम क्या करेंगे, एक लोगों के जहन में वो बात नहीं बैठेगी, तब तक एक ऑपोजिशन एक स्ट्रांग ऑपोजिशन। सर ने लॉन्ग टर्म विजन की बात की, मुझे याद है 2013-14 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पीएम बने थे तब उसके एक आध साल में उन्होंने कहा था कि अगले 15 साल में देश कहाँ पहुंचेगा। तब उसके बहुत सारे क्रिटिक्स ने ये बोला था कि ये देखो इन्हें 5 साल के लिए सरकार दी थी, 15 साल की बातें करने लगे। लेकिन वही बात है कि लोगों के जहन तक वो लॉन्ग टर्म प्लान पहुंचाने की जरूरत है। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस एक और आपने 1 साल की बात है, मैं आपको मोदी साहब के पहले भाषण की बात करता हूँ। पहले भाषण में उन्होंने बोला था आई नीड 10 years टू चेंज दिस कंट्री। उन्होंने पहले ही भाषण में क्लियर कर दिया था मैं 5 साल के लिए नहीं आया हूँ। और आपने शरद पवार की बात कर रहे हैं तो एक कॉमन एरिया में पवार साहब और मोदी साहब जा रहे थे, पवार साहब उनको बोलते भाई 10 साल हो गए बहुत है, प्रधानमंत्री बन गया अब दूसरों को भी मौका दे दो। मोदी साहब कहते जब तक मैं हूँ तब तक किसी को पावर में नहीं आने दूंगा। और क्या जबरदस्त तरीके से इम्प्लीमेंटेशन है। कभी बीजेपी की आइडियोलॉजी फिलॉसफी एक आपकी कोई भी हो सकती है, बीजेपी की फिलॉसफी कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक चीज से आपको सीखना चाहिए, उनके काम करने का तरीका। कांग्रेस को भी ये सीखना चाहिए, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी सीखना चाहिए। कभी इनकी 2 सीट होती थी, आगे पावर में बैठे, इनके काम करने का तरीका सेम इज दैट पॉलिटिकल पार्टी समझ है या काम करने का हार्ड वर्क डेडिकेशन का तरीका, एक डिसिप्लिन तरीका अगर स्टूडेंट समझ जाए तो वो आईएएस की तैयारी कर। थैंक यू सो मच सर। बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि संगत का असर होता है, चाहे वो उपनिषद हो जहाँ पे सिटिंग्स की बात होती है, तो मेरे को तो वो संगत का असर मिल रहा है। एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद, इस बात को सुनने के बाद कि कहाँ हमने महाराष्ट्र से शुरू किया था और हम शायद कोई भी कोना नहीं है जो हमने छोड़ा नहीं, और वो कितना ज्यादा रेलेवेंट है। कई बार हम अपनी मेंस आने वाले हैं और मेंस के जब आंसर्स लिखते हैं तो यही बोलते हैं कि हमारे आंसर्स मल्टी डायमेंशनल होने चाहिए। तो एक सवाल जो इतना पॉलिटिकल था वो कितना ज्यादा कल्चर पे भी चला गया, फोकस पे भी चला गया, माइक्रो मैनेजमेंट पे भी चला गया, आइडियोलॉजी, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, हर जगह। आई होप इस पॉडकास्ट से, इस वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा। एंड अगर आपको ये पसंद आया है तो अपने रिव्यूज देना, हम कोशिश करेंगे कि इस सीरीज को आगे और बढ़ाया जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और एंड करते करते मैं बस ये बोलूंगा कि ये जो पूरा सर ने बात बोलते हुए 2 बातें बोली थी, एक माइक्रो मैनेजमेंट और एक फोकस, कि बीजेपी के अंदर ये है। अगर आपके अंदर भी ये है माइक्रो मैनेजमेंट, पढ़ाई, अगर माइक्रो मैनेजमेंट करके कोई पीएम बन सकता है तो वो करके आप डीएम भी बन सकते हो और उस फोकस के साथ जरूर बन सकते हो। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू मलुका आईएएस, स्टे ट्यून्ड।